नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से करा रहे हैं जो पंजाब के भटिंडा में जिनका जन्म हुआ। चाहते तो थे कॉमर्स लेकर आगे बढ़े, माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ और इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के बाद जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब मन में लगा यार इससे बेहतर तो यूपीएससी में सेलेक्ट होना है। फिर यूपीएससी की तैयारी की। 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी राम गोपाल गर्ग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो फिलहाल सरगुजा के आईजी हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत छोटा सा जगह है भटिंडा जहाँ से आपने जन्म लिया है। सर, थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएंगे सर, और शुरुआत की जो एजुकेशन थी क्या वो वहीं से हुई थी? बठिंडा पंजाब के साउथ में एक ज़िला है, तो मेरा जन्म बठिंडा में ही हुआ। मेरे माता पिता वहीं के रहने वाले हैं, तो उन्होंने हमें पहले, मेरे 2 ब्रदर और 2 सिस्टर हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने एक ही गोल था उनका कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। तो वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे किसी कारणवश, बट उन्होंने हमारी एजुकेशन पे बहुत ज़ोर दिया। तो मैं और मेरा ब्रदर, हम दोनों, हमारे एक अंकल का स्कूल था, वहाँ पे पढ़ते थे। तो वहाँ पे 10th पास करके हमने पहले 11th में वहीं पे बठिंडा में ही नॉन मेडिकल जिसको बोलते हैं पीसीएम, उसमें एडमिशन लिया। तो पीसीएम एडमिशन लेने के बाद 12th में जब पंजाब सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो उस पर मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा ऑल पंजाब में 30th रैंक आया था। तो मुझे थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला, वहाँ पे एडमिशन मिली। परंतु क्योंकि घर की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो पिताजी ने लोन लेकर वहाँ पे हमें स्टडी कराया। तो मेरा वहाँ पे एक उद्देश्य था कि वहाँ थापर इंस्टीट्यूट में हमारे जो स्कॉलरशिप थी वो गेन करना। उस स्कॉलरशिप के 2 एडवांटेज थे। एक तो पढ़ाई अच्छी हो जाती थी, दूसरा ये था कि हमारी फुल फ़ी कंसेशन हो जाती थी। तो मैंने पूरे 4 साल वहाँ थापर इंस्टीट्यूट में टॉप किया, जिससे कि हमारी आर्थिक हालत थोड़ी ठीक हुई, लोन को भी चुकाने में सफलता मिली। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के दौरान ये सोचा था कि यूपीएससी की तैयारी करना, लेकिन अपने आप को पैरों पे खड़ा करना भी एक उद्देश्य था। तो कैंपस प्लेसमेंट में मेरी सिलेक्शन हुई मोटरोला में, जो कि एक बेंगलोर की कंपनी है। वहाँ पे मैंने 2 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। अच्छा खासा पैकेज भी अच्छा था, लेकिन मन में इच्छा थी कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो वहाँ से फिर बेंगलोर में मैंने यूपीएससी की प्रेपरेशन शुरू की, और फिर जॉब को छोड़कर फुल फ्लेज्ड यूपीएससी की तैयारी वापस पंजाब में आके शुरू की मैंने। पंजाबी मीडियम से पढ़ाई की सर 10th तक आपने। बहुत मुश्किल होता है, जब लोग सुनते हैं कि आईपीएस अधिकारी और लोकल मीडियम से पढ़ाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि 10th तक पंजाबी में पढ़ना, फिर 10th में एक ऐसी स्कूल में पढ़ना जहाँ टीचर्स ही नहीं थे। मैं तो सुना हूँ कि 10th के बच्चों को, जब आप 10th में थे, खुद 10th के बच्चों को आप पढ़ाया करते थे। याद आते हैं आज भी वो दिन? नहीं, बिल्कुल। वो मतलब बचपन तो ऐसी चीज़ है, आदमी को हमेशा याद रहती है, जो स्पेशली जो ऐसे किस्से रहे हों जो कि आपको परमानेंटली आपके मन में छप जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर, जैसे मेरे ब्रदर 10th में थे और मैं 9th क्लास में था, तो हमारे स्कूल में मैथ्स के कोई टीचर नहीं थे। तो ब्रदर मेरे 10th क्लास को पढ़ाते थे और मैं 9th क्लास में होते ही 9th क्लास को पढ़ाता था। तो फिर जब ब्रदर कॉलेज में चले गए तो मुझे दोनों क्लास की जिम्मेदारी मुझे मिल गई। तो मैथमेटिक्स में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है, और बाद में मैंने इंजीनियरिंग भी उसी से की, मैथमेटिक्स से। और आईएएस की प्रिपरेशन में, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में भी मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखा था। सर, पीसीएम आप लेना नहीं चाहते थे, मैंने सुना। कॉमर्स बैकग्राउंड पे आगे बढ़ना चाहते थे। घर वालों का ही प्रेशर था कि पीसीएम लो? क्योंकि मैंने सुना है कि मन नहीं था कहीं भी कि आगे इस विषय को लेकर पढ़ना है। एक्चुअली मुझे साइंस से थोड़ा डर लगता था। तो कॉमर्स ऐसी चीज़ थी, क्योंकि मैथमेटिक्स तो कॉमर्स में भी था। तो मैंने कहा कि कॉमर्स अच्छी चीज़ है, अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, तो कॉमर्स पढ़ लेंगे। परंतु मेरे पिताजी का सपना था कि मेरे एक बेटा उनका डॉक्टर बने और दूसरे को इंजीनियर बनाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको नॉन मेडिकल लेनी है, परंतु मैं साइंस से भागता था। तो फिर जब तक 10th का हमारे रिज़ल्ट नहीं आया, तब तक मैं इसी भागा दौड़ी में रहा। उनसे छुप छुप के खेलने जाते थे पिताजी से, कि कहीं वो देख लेंगे तो कहेंगे पढ़ाई नहीं कर रहा। तो फाइनली जब 10th का रिज़ल्ट आया, मेरे अच्छे मार्क्स आए उसमें, तो मैंने फिर पिताजी की बात फाइनली मान ली और फिर मैंने पीसीएम लिया। और अच्छा ही हुआ कि पीसीएम लिया, तो इंजीनियरिंग में आ गई। उसके बाद करियर भी अच्छा बन गया, जॉब सिक्योरिटी हो गई। इंजीनियरिंग में 38वां रैंक मैंने सुना है सर। उस समय जब मन नहीं लगता था उस सब्जेक्ट में, फिर मन लगा कैसे सर? क्योंकि जब आपके मन में 2-3 चीजें एक साथ चलती है तो बहुत मुश्किल होता है उस एक चीज पर कंसंट्रेशन करके आगे बढ़ना। क्योंकि शुरू से कॉमर्स बैकग्राउंड से आप आगे बढ़ना चाहते थे, पिता ने दबाव डाला पीसीएम से पढ़ना, और पीसीएम से पढ़ने के बावजूद भी 38वां रैंक, वो बड़ी उपलब्धि थी।
एक्चुअली जब तक फुल फ्लेज शुरू नहीं की थी प्रिपरेशन, तब तक था माइंड में कि कॉमर्स लेना है। बट जब एक बार नॉन मेडिकल ले ही लिया, पीसीएम ले ही लिया, तो फिर उसके बाद कॉमर्स के बारे में नहीं सोचा। हमारा गवर्नमेंट राजेंद्रा कॉलेज था बठिंडा में, वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। तो हमारे साथ के जो स्टूडेंट्स थे वो ट्यूशन्स जाते थे, तो ट्यूशन से वो नई नई चीज़ें सीखते थे। तो मैंने कभी ट्यूशन नहीं रखी उस समय। तो इनफैक्ट आईआईटी क्या होता है ये मुझे 10+2 के मिड के बाद जाके पता चला कि आईआईटी नाम की कोई चीज़ भी है। तो बस बाकी भगवान की दया है, किस्मत है कि अच्छा करियर रहा और इसमें सफल रहे। सर इंजीनियरिंग में जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा सर, बहुत अच्छा सब कुछ था। मोटोरोला में आपकी जॉब भी लग गई थी और बहुत अच्छा एक हैंडसम पैकेज भी आपको मिलता था। उस पैकेज से संतुष्ट नहीं थे रामगोपाल गर्ग? ऐसी बात नहीं है। इंजीनियरिंग में ही मेरा माइंड बन गया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, परंतु फाइनेंशियली अच्छी स्थिति नहीं थी। तो पहला प्रायोरिटी थी कि अपनी जॉब सिक्योर कर लें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। माता पिता ने जो इतनी मेहनत करके पढ़ाया है, उन्होंने जो मेरे लिए लोन लिया था उसको भी चुकाना था। तो और एक जॉब पे जाने से एक अच्छी एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आपकी आउटलुक चेंज हो जाती है, आप अपने पैरों पे खड़े होते हो। आपको जैसे कहते हैं ना हमारी देशी भाषा में कि आटे दाल का भाव पता चलता है कि क्या चीज़ होती है। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। परंतु जब 2 साल की सर्विस के बाद लगा कि अब कैरियर सिक्योर है, अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी हुआ तो फिर दोबारा सॉफ्टवेयर लाइन में आ सकते हैं, तो मैंने इसलिए तब उसमें जॉब छोड़ने का मन बनाया। 2004 में आपने प्री क्लियर कर लिया था सर, क्या उस समय लगा? क्योंकि मेंस फिर क्लियर नहीं हो पाया, कुछ समझ में आया कि कहाँ गलती हो गई? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सर, प्री निकाल लेते हैं, मेंस नहीं निकाल पाता, मेंस निकाल देते फिर इंटरव्यू में अटक जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं ये समझ लेते हैं कि यूपीएससी उनके लिए नहीं बना है। ऐसी कोई परिस्थिति आई थी? यूपीएससी मैं कहूँगा यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपकी परसिवरेंस और पेशेंस को टेस्ट करता है। ये आपकी नॉलेज और आपकी स्किल से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी की तैयारी करना अपने आप में एक ये अच्छी बात है कि आपको बहुत ही एक अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति बना के यूपीएससी निकालता है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चाहे ना हो। तो इसलिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी करते समय ये बिल्कुल ना सोचें कि डू और डाई सिचुएशन है। आप इस प्रोसेस में ही बहुत कुछ सीखते हो। तो जैसे 2004 में मैंने प्रीलिम्स दिया, तो एक कहावत है यूपीएससी में कि प्रीलिम्स करके आप ये सोचो कि आपका हर हालत में क्लियर हो जाएगा, और मेंस का एग्ज़ाम दे के सोचो कि आपका कभी क्लियर नहीं होगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी कर पाते हो। तो मैंने जब प्रीलिम्स दिया तो इमीडिएटली मेंस की तैयारी शुरू कर दी, और आफ्टर 2 मंथ्स रिजल्ट आया तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। और मेंस जब दिया तो उस समय एट दी बैक ऑफ माय माइंड मुझे आइडिया हो गया था कि बहुत अच्छा एग्जाम नहीं गया है, ऑल्दो आई वाज होपफुल कि हो जाएगा शायद, बट फिर भी मैंने मेंस के इमीडिएटली बाद नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो जो कमियां मुझे लगी थी, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया था, अच्छे से नहीं स्टडी कर पाया था, उन पे फोकस किया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स पे फोकस किया। तो इमीडिएटली मेंस के बाद मैंने नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर दी थी। 2005 की अगर बात करें सर, तो प्री भी हो गया क्लियर, मेंस भी हो गया, लेकिन इंटरव्यू में अटक गए। ऐसा लग रहा था कि चरणबद्ध तरीके से एक एग्जाम क्लियर हो रहा है, फिर दूसरा उसके आगे का रुक जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है, उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली अभी आज की डेट में सोचें तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हुआ। फर्स्ट ईयर मेरा प्रीलिम्स हो गया, सेकंड ईयर मेंस हुआ, थर्ड ईयर तीनों हुए। सेकंड ईयर जब 2005 में मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, तो उसके बाद इंटरव्यू का जब रिजल्ट आता है और नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स होता है, तो उसमें ओनली 7 डेज़ का गैप था। तो मेंस का रिजल्ट आना और ना क्लियर होना, तो एक तो आदमी वैसे ही थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है। बट उस समय मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपका इस साल नहीं क्लियर हुआ, बट डोंट लूज़ हार्ट, आपने जितनी पढ़ाई करी है उतनी ही करो। मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताइए मैं क्या करूं एक्स्ट्रा, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मैं कुछ कर सकता हूं। तो बोले नथिंग टू वरी, आपने जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। अगर नेक्स्ट ईयर आपके सितारों में होगा यूपीएससी क्रैक करना, तो आपका हो जाएगा। भाग्य का बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत मतलब आप एक लेवल की प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है यूपीएससी में। मतलब आपको मिनिमम कुछ प्रेपरेशन चाहिए, उसके बगैर तो क्लियर नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद आपको मतलब होना या ना होना लक पे डिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स आपकी मेहनत तो काम आती ही है। इस समय मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया मेरा। जब सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो उन्होंने बिल्कुल, मुझे था कि मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ और इतनी अच्छी नौकरी थी तो घर वाले क्या बोलेंगे कि क्या कर रहा है, बट उन्होंने मुझे पूरा साथ दिया। उन्होंने सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। तो मैं, और उन्होंने हमारे लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पेरेंट्स के से बड़ा भगवान दुनिया में किसी को नहीं बनाता। 2006 का वो समय जब
प्री भी क्लियर होता है सर, मेंस भी क्लियर होता है, और 2007 बैच के फाइनली आप आईपीएस अधिकारी बनते हैं। बहुत अच्छा रैंक भी है आपका, मेरे ख्याल से 152 सर। उसके बाद भी मन नहीं माना सर, उसके बाद भी ऐसा लगा और प्रिपरेशन करना चाहिए, ऐसा क्यों सर? 152 बहुत अच्छी रैंक मानी नहीं, जाती है। बिल्कुल 152 अच्छी रैंक है। और एक्चुअली क्या है कि हमारी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स और काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी कैंडिडेट्स फर्स्ट प्रिपरेशन अपनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को देते हैं। तो मैंने भी वही किया था, और एक अटैम्प्ट मेरी बची हुई थी। एंड दैट टाइम आई वाज टोल्ड कि आपके पास ऑप्शन है कि आप जो फाउंडेशन कोर्स है उसको स्किप कर सकते हो, दैट यू कैन डू लेटर। तो मेंस का एग्ज़ाम तब तक हो जाता है। तो मैंने भी एक चांस लिया कि इट इज़ ओनली 3 मंथ्स डिले, तो 3 मंथ्स के डिले में आप एक अटैम्प्ट और दे लो, तो मैंने वही किया सर। लेकिन 2007 में जब आईपीएस सेलेक्ट हो गया तो कोई इंतज़ार कर रहा था भटिंडा में ही सर कि आगे इस करियर के बाद दूसरा करियर जो शुरू होता है शादी का, साथ जुड़े। 2007 में आपकी शादी में बहुत इंटरेस्टिंग केस था शायद, कि शादी हो गई और फिर जो एग्ज़ाम है वो उसी समय हो गया अचानक, फिर आपको छोड़कर जाना पड़ा, क्या कुछ हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ, जब 2007 में मेरी एंगेजमेंट हो गई थी आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। जो मेरे अभी जो फादर इन लॉ हैं, तो ही वाज सर्चिंग फॉर ए सिविल सर्वेंट। तो उन्होंने, जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हमारे बठिंडा की एक लड़का अभी यूपीएससी क्लियर किया है। तो ही अप्रोच्ड अस एंड देन आवर जो बातचीत हो गई और एंगेजमेंट मेरी फिक्स हो गई। एंड माई वाइफ जो भी हैं, शी इज़ ए डॉक्टर। तो आई ऑल्सो वांटेड के मतलब मेडिकल बैकग्राउंड से हो, बिकॉज मैं मेडिकल में बहुत पुअर था। तो जब मेरी एंगेजमेंट हो गई तो हमने शादी की तारीख सेट की 21 नवंबर, एंड मेंस का एग्ज़ाम था अप टू 16 नवंबर। तो वी हैड थॉट के 16 नवंबर तक एग्ज़ाम है, तो 4-5 दिन सफिशेंट है, 21 की शादी हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि सम हाउ द लास्ट एग्ज़ाम गॉट पोस्टपोन्ड, और उसकी तारीख तय हुई 23 नवंबर। अब शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड भी बढ़ चुके थे सब, शादी तो पोस्टपोन अब हो नहीं सकती थी। और उसके बाद मुझे 10 दिसंबर को ट्रेनिंग भी जाना था। तो सम हाउ वी डिडंट पोस्टपोन दी मैरिज। 21 नवंबर को हमने शादी की, और 22 को मैंने चंडीगढ़ जाके स्टे किया, और 23 की मॉर्निंग एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम दिया। इनफैक्ट आई वाज डोजिंग ऑफ इन द एग्ज़ाम ऑल्सो। तो बट सम हाउ एग्ज़ाम हो भी गया, और इनफैक्ट मीन्स भी क्लियर हो गया था उस टाइम। सर, आईपीएस और ये डॉक्टर का कॉम्बिनेशन थोड़ा बताएंगे? बहुत सारे अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ में, जो ये कॉम्बिनेशन मैंने बहुत ज़्यादा देखा है सर। कुछ खास वजह होती है एक आईपीएस अधिकारी एक एमबीबीएस या एक डॉक्टर को ही ढूंढता है जीवन साथी बनाने के लिए? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई आईपीएस के साथ वो है। मतलब मुझे मेडिकल प्रोफेशन बहुत पसंद है, क्योंकि वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशंस ऑन दिस प्लैनेट। तो मुझे था कि एक तो मेडिकल प्रोफेशन वाली लड़की हो जिससे मेरी शादी हो, दूसरा ये था कि आई एम वेरी पुअर इन कीपिंग गुड हेल्थ ऑफ माइंड। तो कौन सी मेडिसिन कब लेनी है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं रहता। तो मैंने कहा एक जिम्मेदारी से तो मैं मुक्त हूँगा। तो ये तो जोक्स अपार्ट, माई वाइफ शी हैज़ ऑलवेज बिन विद मी ड्यूरिंग माई सर्विस। हम बहुत डिफ़िकल्ट जगहों पर भी रहे हैं, बट उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, और आई वुड से कि आई एम वेरी लकी टू हैव सच वाइफ। सर, एनपीए ट्रेनिंग हुई, उस समय तक पता नहीं था कि यार छत्तीसगढ़ तो जाना पड़ेगा। कब पता चला कि छत्तीसगढ़ काडर अलॉटमेंट में छत्तीसगढ़ में जाए? नॉर्मली क्या होता है कि काडर अलॉटमेंट जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो उससे पहले हो जाती है, या इमीडिएटली ट्रेनिंग ज्वाइन करने पे हो जाती है। हमारे बैच में कुछ काडर पॉलिसी चेंज हुई थी, जहाँ समथिंग आई डोंट नो क्या हुआ था, हमें हमारा काडर अलॉटमेंट डिले हुआ था। मई 2008 में जाके हमें काडर का पता चला था। तो उस समय हमारी ऑलमोस्ट आधी ट्रेनिंग हो चुकी थी। तो हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे काफ़ी चीज़ें कराई जाती हैं। तो उसमें वन ऑफ दी पार्ट इज़ जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग। जैसे हमारे यहाँ पे कांकेर में CTGW है, तो एनपीए में तो उसके बेसिक्स जंगल वॉरफेयर के सिखाए जाते हैं। तो इट वाज सम हाउ एक्साइटिंग टू दैट ऑल्सो। जब हमें पता चला कि छत्तीसगढ़ काडर है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में एक तो ये एक्साइटमेंट ज़रूर हुई कि वहाँ पे नक्सलिज़म है, चैलेंजिंग रहेगा। बट एट द सेम टाइम छत्तीसगढ़ के बारे में उस समय कुछ और सुनते भी नहीं थे बाहर। ऑफ कोर्स कभी छत्तीसगढ़ आए नहीं थे डेफिनेटली, तो लेकिन ऑफ कोर्स अब तो घर है अपना। उस समय तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसी जगह होगी, कैसे लोग होंगे। तो मिक्स्ड फीलिंग थी कि आपको कार्डर भी मतलब अननोन कार्डर है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है।
तो एक मिक्स्ड फीलिंग के साथ ही यहाँ पे आए थे। सर प्री मेंस इंटरव्यू ये तमाम चीज़ों से जब कोई इंसान गुजरता है, प्री के बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में, मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए कोई भी यूपीएससी जो परीक्षार्थी हो, जो जिसको यूपीएससी देना है, क्योंकि मेंस बहुत टफ माना जाता है सर, बट नेचुरल है कि इंटरव्यू में प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी बहुत बड़ा खेल रहता है सर। किस तरह से मेंस की तैयारी की जानी चाहिए? एक्चुअली मेंस जो एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम एक्चुअली सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम ही है। इवन इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू प्लेज ए मेजर रोल, बट अगर मेंस में आपसे मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो इंटरव्यू कैन नॉट हेल्प यू मच। तो मेंस की प्रेपरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा थॉरो होनी चाहिए। मतलब यूपीएससी टेस्ट्स के आपने कितने अच्छे से चीज़ पढ़ी है, आपकी जो रोट मेमोरी है उस पर यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। हो सकता है आप 10 में से 8 चीज़ें पढ़ो या 7 पढ़ो, लेकिन पढ़ो अच्छे से। 10 की 10 पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी सुपरफिशियल नॉलेज रहे। तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलना चाहिए। सिलेबस जितना हो सके कवर करें, लेकिन थॉरोली स्टडी करें उसको, और चीज़ों को जो डे टू डे आपके इवेंट्स हो रही हैं उसके साथ जोड़ के देखना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर में कुछ हुआ, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल इवेंट है, तो उससे रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, हमारे लॉ में क्या प्रोविजंस हैं, अगर आप वो पढ़ोगे तो यू कैन रिलेट टू दी करंट इवेंट्स एंड दैट विल इम्प्रूव योर नॉलेज। सर हर किसी अधिकारी को अपना पहला जिला बहुत ज़्यादा लविंग रहता है, प्यारा रहता है, क्योंकि पहली शुरुआत वहाँ से होती है। जब आपका प्रशिक्षण पीरियड चल रहा था उसके बारे में तो डिस्कशन, लेकिन एसपी गरियाबंद पहला जिला बीइंग एसपी, और बहुत बड़ी घटना, एडिशनल एसपी उस समय हुआ करते थे, वो वहाँ पर शहीद हो गए। ऐसे समय में उस जिले की कमान संभालना, क्योंकि गरियाबंद आज नक्सल इफेक्टेड बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उस समय जब आपकी पोस्टिंग थी काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावित वो इलाका था। पहली फीलिंग, पहला जिला एज ए एसपी? ऑफ कोर्स एवरी आईपीएस ऑफिसर उस दिन का इंतज़ार करता है कि जब उसको पहला ज़िला मिलेगा। तो दैट वाज ए वेरी चार्मिंग डेट फॉर मी। 31 मई 2011 को मैंने गरियाबंद का चार्ज लिया था। तो उससे करीब 8 दिन पहले ही 23 मई को एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी, जिसमें कि वहाँ के उस समय के एडिशनल एसपी थे मिस्टर राजेश पवार, और उनके साथ 8 हमारे पुलिस के जवान थे, जो कि गरियाबंद उड़ीसा बॉर्डर पे उनका वो एम्बुश में फंस गए थे और वो शहीद हो गए थे। तो उसी घटना में एक आरक्षक था, कांस्टेबल, जो कि उस समय वो वहाँ से डिसअपियर हो गया था। तो इट वाज सस्पेक्टेड कि नक्सलियों ने शायद उसको किडनैप कर लिया है। तो फर्स्ट डे पे मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था। मेरे सीनियर्स ने भी बोला कि इट विल बी द फर्स्ट चैलेंज फॉर यू, उस आरक्षक को सही सलामत वापस लाना, ऑपरेशंस लॉन्च करना। और देखिए, मेरे लिए नया ज़िला है, गरियाबंद में कभी गया भी नहीं था, और पहले दिन ही आपके लिए इतना बड़ा चैलेंज। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 11 o'clock मैंने चार्ज लिया है पिछले एसपी से। 12 o'clock आई गॉट द न्यूज़ कि वो जो आरक्षक जो है ही हैज़ कम बैक। He has come back on road from jungle and he is being brought to the district headquarter। तो सबसे पहला तो मैं अपने आप को ये मानूंगा कि God has been very kind। फिर उसके बाद मैंने करीब 2 साल 3 महीने गरियाबंद में काम किया है। गरियाबंद में उस समय पुलिस ज़िला था। 2012 जनवरी में वो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बना। तो वहाँ पे काफ़ी विद द सपोर्ट ऑफ आवर सीनियर्स पुलिस हेडक्वार्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उस समय के कलेक्टर वहाँ पे थे, उनके साथ भी मेरा अच्छा ट्रेनिंग रहा। तो करीब हमने 6 नए थाने खोले थे। गरियाबंद में मैनपुर करके एक जगह है, गरियाबंद से करीब 45 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद है देवभोग। देवभोग मैनपुर से करीब 85 किलोमीटर दूर है, और बीच में अराउंड 60 किलोमीटर्स का जंगल का पैच था, उदंती टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा। तो पूरे पैच में कोई पुलिस प्रेजेंस नहीं थी, 80 किलोमीटर्स का पैच विदाउट एनी पुलिस प्रेजेंस। तो हमने मतलब 2 साल में करीब वहाँ पे मतलब 4 नए थाने खोल दिए। उससे क्या हुआ कि हमारी रोड सिक्योर हो गई। फिर हमने इंटीरियर में थाने खोले नए, मैंने लगातार ऑपरेशंस चलाए। उससे ये बेनिफिट हुआ कि नक्सलियों की जो फ्री मूवमेंट थी उस एरिया में वो कम हो गई। फिर हमने ऑफेंसिव ऑपरेशंस भी लॉन्च किए, उड़ीसा पुलिस के साथ मिलकर बॉर्डर पे ऑपरेशन चलाते थे। हमारे एक शोभा करके एक थाना हमने नया खोला था, वहाँ के उड़ीसा बॉर्डर पे एक झोला राव करके विलेज है, वहाँ पे एक हमारा बहुत अच्छा इनकाउंटर हुआ था। उस इनकाउंटर में 3 नक्सल्स की डेड बॉडी मिली थी विद इंसास वेपन। उस समय इंसास वेपन वाज ए रेयरिटी टू गेट, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था। हमने वहाँ पे जो थाने थे, जो गांव थे, वहाँ पे बिजली भी नहीं थी। तो पूरा प्रयास किया, कलेक्टर साहब से बात करके, मंत्रालय में पावर सेक्रेटरी से बात करके हमने शोभा थाने में बिजली पहुँचाई थी।
मतलब जब मैंने गरियाबंद का चार्ज हैंड ओवर किया उससे पहले वहाँ तक बिजली ऑलमोस्ट पहुँच गई थी। मतलब आई कंसिडर टू ए बिग अचीवमेंट कि किसी गांव में बिजली ना होना और वो आपके प्रयास से बिजली पहुंच जाना। तो इस तरह के काफ़ी अच्छे काम हुए, काफ़ी अच्छा गरियाबंद में वातावरण था। इनफैक्ट आज भी वहाँ के लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं कई सारे, इवन आफ्टर आप हिसाब लगा लीजिए 12-13 साल बाद भी। तो बहुत अच्छा स्नेह मिला लोगों का और अच्छा टेन्योर। सर बीइंग एसपी और फिर उसके बाद सीबीआई में लंबे समय तक आप रहे सर। सीबीआई में कहा जाता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं, आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट बहुत सॉलिड होना चाहिए। क्या यहाँ से जाने के बाद क्या चेंजेस देखे जब आपने सीबीआई में काम किया और फिर वापस जब डीआईजी राजनांदगांव हो गया, वो जो टेन्योर था सीबीआई वाला वो बहुत काम आता है आज भी? बिल्कुल, मैं इनफैक्ट प्रोबेशन पीरियड की बात करना चाहूँगा। मैं जब राजनांदगांव में प्रोबेशनर था तो मेरे ट्रेनिंग एसपी थे मिस्टर विनोद चौबे, एंड अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मार्टेड इन ए नक्सल इंसिडेंट। मैं उस समय उस ज़िले में ही मौजूद था, मतलब मैं उनके अंदर ट्रेनिंग कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई थी। उन्होंने मुझे सिखाया था कि अपने हाथ से सारे पेपर वर्क अपने हाथ से करना है व्हेन आई वाज ट्रेनिंग। तो उस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा मिला। एवरीवेयर आई यूज़ टू वर्क, मैं अपने हाथ से ही सारे पेपर भरता था, इनफैक्ट डिक्टेशन देता था। तो सीबीआई में वो चीज़ बहुत काम आई, क्योंकि सीबीआई में एज ए एसपी इज़ द कटिंग एज लेवल। वहाँ पे मिनिमम आपको हर एक प्रपोज़ल, हर एक जो भी प्रपोज़ल है एसपी से इनिशिएट होता है। तो एसपी की जो राइटिंग है, एसपी की जो रिपोर्ट है, दैट हैज़ गॉट ए लॉट ऑफ वेटेज। तो वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प मिली। कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती थी तो उसमें भी एसपी की ही रिपोर्ट मानी जाती है, एसपी की रिपोर्ट पेश होती है। तो अपने हाथ से काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो सीबीआई में बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लॉ क्या है, लॉ की प्रोसीजर्स कैसे फॉलो होती हैं, एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं, बिग वॉल्यूम केसेस कैसे डील करते हैं। तो हर तरह के केस वहाँ पे मैंने इन्वेस्टिगेट किए और सुपरवाइज़ किए, जैसे एंटी करप्शन से लेके इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इवन बिग मर्डर केसेस। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डीआईजी राजनांदगांव और आईजी सरगुजा, बड़ा चाम सर आईजी सरगुजा, क्योंकि सरगुजा एक अलग तरह का, पॉलिटिकली तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा सर, लेकिन बहुत अलग तरह का सरगुजा। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि मेन लाइन से बहुत अलग हटके सरगुजा, हालांकि अब तो नक्सलाइट इफेक्टेड नहीं रहा सर, लेकिन बहुत अलग तरह का जो है वो रेंज माना जाता है सरगुजा। सरगुजा पहली बार तो मैं कहूँगा कि बहुत ही सुंदर जगह है। सरगुजा में इतनी अच्छी ब्यूटीफुल नेचुरल स्पॉट्स हैं कि मुझे लगता है कि हमारे देशवासियों को फ़ौरन कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया में हमारे इतने अच्छे स्पॉट्स हैं। तो ये मैं लकी अपने आप को मानता हूँ कि मुझे सरगुजा में रहकर काम करने का मौका मिला। इससे पहले भी मैं कोरिया में 6 महीना एज ए एसपी तो रहा ही था, तो मुझे सरगुजा के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया था ही। तो अभी एज ए आईजी मैं जब ज्वाइन किया तो मेरी प्रायोरिटी यही है कि वहाँ पे जो नॉर्मल हमारी पुलिसिंग है, पुलिसिंग सुदृढ़ हो, और इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो तो हमेशा ही कहीं ना कहीं रहती हैं हमेशा। तो अगर हम प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मेरी तो हमेशा यही रहती है, मैं अपने एसपीज़ को भी यही कहता हूँ कि वी शुड बी अकाउंटेबल टू पीपल। तो लोग जो हैं, हम पब्लिक की सुने, पब्लिक की समस्याओं का निराकरण करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें दे विल फॉल इन प्लेस। सर कहा जाता है कि आईजी रामगोपाल गर्ग से साथ अगर किसी एसपी को काम करना है, अगर काम करना अच्छे से चाहता है तो उसको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आईजी साहब हर जगह खुद ही एक्टिव रहते हैं, सबसे डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन रहता है। ऐसा है सर? आई डोंट नो ऐसा है कि नहीं, क्या इम्प्रेशन है एसपीज़ का मेरे प्रति, बट मुझे ये लगता है कि हम एज ए पब्लिक सर्वेंट वी शुड बी अकाउंटेबल टू पीपल। अगर हमसे लोग मिलने आते हैं तो हमें एटलीस्ट उनकी समस्या सुननी चाहिए। ऑफ कोर्स हर एक समस्या का हल पुलिस के पास नहीं होता, बहुत सारी दूसरे डिपार्टमेंट से या कई ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जिसको आप हल नहीं कर सकते। बट अगर आप किसी की बात सुन लेते हो तो उसकी आधी समस्या वहीं हल हो जाती है। तो मैं एसपी साहब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी ऐसा करें। और दूसरी बात यह है कि अगर हम घटनाओं का संज्ञान टाइम से ले लेंगे तो अगर हमारी नॉलेज में कोई भी चीज़ आ गई तो डेफिनेटली फिर आउट ऑफ हैंड नहीं जाएगी। आउट ऑफ हैंड चीज़ें तभी जाती हैं जब आपकी नॉलेज में नहीं रहता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं टाइमली हमें हमारे अधिकारियों को पता चल जाएँ। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना आईजी सरगुजा रामगोपाल गर्ग साहब का बहुत साफ तौर पर कहना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं
तो आप प्री में जितना ध्यान दे रहे हैं उतना ही आपको मेंस में ध्यान देना पड़ेगा और उतना ही इंटरव्यू की तैयारी लगातार करनी पड़ेगी, क्योंकि समय देता नहीं यूपीएससी आपको। जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करें थॉरो नॉलेज आपका होना चाहिए, और बिल्कुल 10 में 10 मत पढ़िए, 10 में 7 को लेकर पढ़िए, लेकिन 7 आपका नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि कोई भी अगर नॉलेज को परखे तो उसमें आप 100% निकले। आज के लिए अफसरनामा में इतना ही, अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत